नमस्ते। आज हम समाजशास्त्र का तीसरा पाठ सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जाति और जाति व्यवस्था एवं जनजातीय समुदाय और परिवार एवं नातेदारी इन अलग-अलग मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जाति एक ऐसी प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन आज भी जाति हमारे भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। और लेकिन इस पाठ में हम ये देखेंगे कि अतीत में जो जाति का रूप था, जो जाति व्यवस्था थी और आज के जाति व्यवस्था में किस तरह के अंतर हैं, क्या वो समान है और अगर वो समान नहीं है तो उन दोनों में किस तरह के अंतर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि जाति व्यवस्था आखिर है क्या? जाति जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक संस्कृति का एक बहुत बड़ी हिस्सा है और ये भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी एक अनूठी संस्था है। लेकिन ये भी है कि विश्व के अन्य भागों में भी जाति की तरह समान रूप के हमें सामाजिक व्यवस्थाएँ और सामाजिक संस्थाएँ पाई जाती हैं। परंतु जाति व्यवस्था अपने आप में अपवाद है। इसलिए अगर हम रेस के बारे में भी सुनते हैं, जो काफ़ी चीज़ों में जाति की तरह समान है, जाति के जैसे उसमें भी विशेषताएँ हैं, लेकिन जाति जो है उसमें कुछ इस तरह की विशेषताएँ हैं जो हमें रेस में देखने को नहीं मिलती हैं। रेस को हम अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखते हैं और हम इसके बारे में भी हमें बहुत सुनने को मिलता है और बहुत सारे विद्वानों ने रेस और जाति के बीच में किस तरह के अंतर है, उन दोनों का किस तरह का संबंध है, इस तरह की चीज़ों के बारे में उन लोगों ने अध्ययन भी किया है। लेकिन इस पाठ में हम केवल जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब हमें समय मिले तब हमें रेस के बारे में भी जानना चाहिए। रेस और जाति में किस तरह के संबंध है, इस तरह की चीज़ों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। हालाँकि जाति संस्था हिंदू समाज की संस्थात्मक विशेषता है, लेकिन इसका प्रचलन, जाति व्यवस्था का प्रचलन भारतीय उपमहाद्वीप में अन्य धार्मिक समुदायों में भी पाया जाता है। ये फैला हुआ है, खासकर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में जाति व्यवस्था और जाति के विशेषताएँ पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे कि जाति व्यवस्था को किस तरह से अ, हम समझ सकते हैं, उसका परिचय हम किस तरह से दे सकते हैं। अंग्रेजी के शब्द कास्ट की उत्पत्ति जो है ये पुर्तगाली मूल के शब्द कास्ता से हुई है और पुर्तगाली कास्ता का अर्थ है विशुद्ध नस्ल। विशुद्ध नस्ल का मतलब है प्योर ब्लड। इसका मतलब ये है कि किसी तरह से रक्त से और नस्ल से जाति व्यवस्था जो है जुड़ी हुई और कास्ट का अर्थ एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था है। इसका मतलब है कि ये काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी फैला हुआ है और ये इसका जो है एक एक तरह का अधिक्रम भी है। इसलिए हम कास्ट को एक विस्तृत संस्थागत व्यवस्था के रूप में समझ सकते हैं और कास्ट को भारतीय भाषाओं में 2 विभिन्न शब्दों वर्ण और जाति के अर्थ में उपयोग किया जाता है। लेकिन वर्ण और जाति दोनों समान नहीं है, उन दोनों में कुछ तरह का अंतर है जिसके बारे में अब हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि वर्ण से हम क्या समझते हैं। वर्ण जो है, वर्ण का शाब्दिक तात्पर्य है रंग। इसलिए समाज के 4 श्रेणियों के विभाजन को जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 श्रेणियों के विभाजन को हम वर्ण समझते हैं, उसको हम वर्ण कहते हैं। और लेकिन ये भी है कि इस विभाजन में जनसंख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, वो है जाति बहिष्कृत और उसके अलावा विदेशियों, दासों, युद्ध में पराजित लोग
एवं अन्य लोगों से मिलाकर 5वां श्रेणी बनता है। इसलिए ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी इन 4 श्रेणियों में पाई नहीं जाती है, शामिल नहीं होती है। दूसरे और अगर हम जाति के बारे में समझें, तो जाति एक व्यापक शब्द है, जो किसी भी चीज़ के प्रकार या वंश किस्म, उसको अंग्रेज़ी में हम स्पीशीज़ बुलाते हैं, इसको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको अ, हम अगर बायोलॉजी की तरफ से समझें, तो अगर हम पेड़-पौधों और जंतु-जानवरों के बारे में समझें, तो वो भी इस प्रकार और वंश किस्म, इस तात्पर्य के अंदर उनको भी समझा जा सकता है। लेकिन ये अंग्रेज़ी तात्पर्य के अंदर ही आता है। जब हम हिंदी शब्द जाति का इस्तेमाल करते हैं और भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम जाति संस्था के संदर्भ में ही इस शब्द का इस्तेमाल होता है। हम हिंदी शब्द जाति को कभी जंतु, जानवरों या फिर पेड़-पौधों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो बस हम अंग्रेज़ी शब्द स्पीशीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जब हम हिंदी शब्द या फिर भारतीय भाषाओं में जाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तब हम जाति संस्था को संबोधित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन आजकल जो है, आजकल भारतीय लोग भी, भारतीय भाषाओं को बोलने वाले लोग भी कास्ट शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो वो कास्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं जाति को संबोधित करने के लिए। तो पहला सबसे ज़रूरी अंतर ये है कि वर्ण जो है, ये एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण है। और लेकिन दूसरी ओर जाति को क्षेत्रीय या स्थानीय उपवर्गीकरण के रूप में समझा जाता है। इसलिए वर्ण जो 4 श्रेणियों में विभाजन जो अभी-अभी हमने देखा है, वो जो वर्ण कहलाता है, वो एक अखिल भारतीय सामूहिक वर्गीकरण। लेकिन जाति जो है, जाति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इस एक बदलता रहता है। वर्गीकरण भी क्षेत्रीय या फिर स्थानीय उपवर्गीकरण होता है। इसलिए जाति सैकड़ों या फिर हज़ारों जातियों के बारे में हमें सुनने को मिल सकता है, हम पढ़ने को मिल सकता है। लेकिन जब हम वर्ण के बारे में बोलते हैं, तब हम बस उन 4 विभाजन 4 श्रेणियों में जो विभाजन है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो विभाजन है, वो हम वर्ण कहते हैं, लेकिन जाति हज़ारों जातियों के बारे में हमें सुनने को मिल सकता है। और दूसरा अंतर ये है कि ये जो 4 वर्णों का वर्गीकरण है, ये पूरे भारत में समान है। ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल नहीं जाता है, लेकिन जाति अधिक्रम जो है, ये क्षेत्रीय है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलता रहता है। अब हम आगे बढ़कर ये देखेंगे कि जाति की कुछ सामान्य विशेषताएँ क्या हैं? जाति के किस तरह के विशेषताएँ हैं? पहला विशेषता ये है, जो सबसे ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है या फिर विशेषता है, वो ये है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। इसलिए एक बच्चा अपने माता-पिता की जाति में ही जन्म लेता है और जाति को हम कभी चुनाव नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते और हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इस जाति में नहीं रहना है या फिर हम अपने जाति को बदलना चाहते हैं। ये हमारा जाति कभी चुनाव का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए जाति के नियम जो है, ये काफ़ी हद तक कठोर होते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम भी शामिल होते हैं। इसलिए हम किस जाति में शादी कर सकते हैं, किसके साथ शादी कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी मुद्दा बन जाता है। जाति समूह सजातीय होते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अपने जाति के अंदर विवाह करते हैं, शादी करते हैं। अर्थात विवाह समूह के सदस्य में ही हम शादी कर सकते हैं। हम अपने जाति के बाहर शादी नहीं कर सकते हैं। ये नियम अब समय के साथ थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन आजकल भी जाति
और विवाह संबंधी जो नियम है वो आज भी बहुत कठोर है। तीसरा बहुत ज़रूरी विशेषता ये है कि जाति सदस्यता में खाने और खाना बाँटने के बारे में जो नियम है, ये भी बहुत कठोर होते हैं। इसलिए किस प्रकार का खाना हम दूसरे जाति के साथ खा सकते हैं, हम किस जाति को खाना दे सकते हैं या फिर किस जाति से खाना ले सकते हैं, इस तरह के नियम भी अ, हमारे जाति से निर्धारित होते हैं। और इसके वजह से जो जाति आधारित भेदभाव भी होता है, खास तौर पर गाँव में जो जाति आधारित भेदभाव होता है, वो खास तौर पर विवाह संबंधी और खाना बाँटने के बारे में जो नियम है, वो नियम संबंधी जो अ, भेदभाव है, वो हमें काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये 3 विशेषता जो हैं, ये जाति व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अ, अगर हम आगे बढ़कर कुछ और विशेषताओं के बारे में जानें, तो जाति में श्रेणी एवं परिस्थिति के एक अधिक्रम में संयोजित अनेक जातियों की एक व्यवस्था शामिल होती है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ तौर पर सैद्धांतिक है। इसका मतलब है कि ये थियरी है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति की एक जाति होती है। जाति जो है वो जन्म आधारित होती है। लेकिन उसके अलावा व्यक्ति की एक जाति होती है, उसके अलावा हर जाति का भी सभी जातियों के अधिक्रम को हम अंग्रेजी में हायरार्की बुलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जाति इस तरह से फैली नहीं होती है कि सभी जाति समान नहीं होते हैं। जाति में कुछ तरह का असमानता होता है और वो असमानता जो है वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक जाति जो है, जाति में कौन-सी जाति उच्च श्रेणी में होती है और कौन-सी जाति थोड़ी नीचे स्थान में होती है, उस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जाति इस तरह से नहीं हमें मिलता है, पर इस तरह से हमें जाति देखने को मिलती है। लेकिन ये भी है कि जाति की अधिक्रमित स्थिति जो है, अनेक अनेक जातियों की अधिक्रमित स्थिति थोड़ी बहुत बदलती रहती है। खास तौर पर ये हम मध्यक्रम की श्रेणियों में जो जाति है, उनका जो स्थिति है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल सकती है। लेकिन दूसरी ओर कुछ जातियों के लिए नियम जो है और भी ज़्यादा कठोर होते हैं, तो वो भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। कि जातियों में आपसी उपविभाजन भी होती है, अर्थात जातियों में हमेशा उपजातियाँ होती हैं और कभी-कभी उपजातियों में भी उप-उपजातियाँ होती हैं। इसलिए जाति जो है वो बस एक बड़ी इस तरह का ब्लॉक नहीं होती है। जातियों के अंदर भी और छोटे जातियाँ हम हमें देखने को मिलती हैं और उसमें भी हम उपविभाजन देख सकते हैं। इसलिए खास तौर पर उस उप-विभाजन में हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हमें कुछ तरह का हमें अंतर भी देखने को मिल सकता है। हिंदी में खंडात्मक संगठन बुलाते हैं और अंग्रेजी में हम इसको सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं। पारंपरिक तौर पर जातियाँ व्यवसाय से जुड़ी होती थी। इसका मतलब ये है कि एक जाति में जन्म लेने से उस जाति से जुड़े हुए व्यवसाय को ही लोग अपना सकते थे। इसका मतलब ये है कि व्यवसाय जो है ये वंशानुगत थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। और दूसरी ओर ये भी है कि एक विशेष व्यवसाय को किसी जाति से जुड़े होने की वजह से उसी जाति के लोग उस व्यवसाय को अपना सकते थे। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई किसी व्यवसाय को करने में या किसी काम को करने में ज़्यादा अच्छा हो, उसके पास स्किल्स हो, वो उस काम में उसका टैलेंट हो, उसके उसके होने के बावजूद वो किसी दूसरी जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकता था। ये अतीत काल
का एक विशेषता है और ये अतीत में हमें देखने को ज़्यादा मिलता था। लेकिन आजकल जो है आजकल नगरीकरण के साथ, विकास के साथ-साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है। इसलिए जातियाँ जो थी वो व्यवसाय से जुड़ी होती थी। ये बहुत ज़रूरी एक विशेषता है जाति व्यवस्था का। अब हम आगे बढ़कर देखेंगे कि अतीत में जाति और अतीत में जाति व्यवस्था का किस तरह का रूप था। इन विशेषताओं के अलावा भी जाति के जो संबंध थे, जाति व्यवस्था के अंदर एक जाति का दूसरी जाति के साथ किस तरह के संबंध थे, इस तरह की चीज़ों के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐतिहासिक सूत्रों में ये साफ तौर पर साबित होता है कि जाति एक बहुत असमान संस्था थी। हमने ये पहले भी थोड़ा बहुत देख लिया है कि जाति जो है, सारे जातियाँ, सारे वर्गों के लोग या फिर सारे वर्णों के लोग समान नहीं थे। उन वर्णों में, उन जातियों में बहुत असमानता थी और जहाँ कुछ जातियों को इस व्यवस्था में वो इस संस्था का लाभ उठा सकते थे, दूसरी ओर बहुत सारी जातियाँ इस तरह की भी थी जिनको जाति व्यवस्था के वजह से अधीनता एवं बिना समाप्त होने वाले श्रम का जीवन भी जीना पड़ता था। तो इस तरह से जाति बहुत असमान एक संस्था थी और आज भी बहुत ही असमान संस्था है। और क्योंकि जाति जन्म निर्धारित हुआ करती थी, इसके वजह से अ, जीवन स्थिति में बदलाव लाना मुश्किल ही नहीं असंभव हुआ करती थी। चाहे उच्च जाति के लोग उच्च स्तर के लायक हो या ना हो, या फिर निम्न जाति के लोग उच्च जाति के लायक हो, कि उनके जन्म पे जाति के नियम और उनकी जीवन की स्थिति निर्धारित हुआ करती थी। और अगर हम इसको धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टि से देखें, इसका मतलब ये है कि अ, जैसे कि हमें पता है कि खास तौर पर हिंदू धर्म में कर्म जो है, ये बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है। तो आपकी जो जीवन है, आपकी जाति की जो स्थिति है, आप जाति के अधिक्रम में कहाँ हो, कौन से स्थान में हमारी जाति है, इस तरह के प्रश्न जो हैं, कर्म पे भी निर्धारित होते हैं और ये धर्म के साथ भी अ, कुछ हद तक इसका संबंध होता है। इसके वजह से अगर हम थोड़े बहुत धार्मिक दृष्टि से देखें या फिर कर्मकांडीय दृष्टि से देखें, तो इस अधिक्रमित व्यवस्था को जिसमें एक उच्च जाति होती है और एक नीची जाति होती है, इस तरह के अधिक्रम जो है और इस तरह की अधिक्रमित व्यवस्था जो है, ये शुद्धता और अशुद्धता के बीच के अंतर पर आधारित होती है। ये जो 2 चीज़ें हैं, अशुद्धता और शुद्धता के बीच का जो अंतर है, ये जाति व्यवस्था में बहुत ही ज़रूरी है और इन दोनों के बीच के विभाजन पे निर्धारित होती है कि अ, एक जाति को किस तरह का स्थान दिया जाता है, किस तरह की स्थिति में लोग रहते हैं, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर हमें शुद्धता और अशुद्धता के द्वारा और इस धार्मिक दृष्टि से हम पा सकते हैं। अगर हम इस विभाजन को देखें, तो ये विभाजन निम्न 2 के बीच है। इन दोनों चीज़ों के बीच हमें ये विभाजन देखने को मिलता है। इसमें एक तरफ जो है, ये है कि ये जातियाँ जो हैं, ये कर्मकांड की शुद्धता के लक्षार्थ हैं। अगर हम वर्ण के द्वारा देख लें, तो अगर हम ब्राह्मणों का उदाहरण ले लें, तो उनको कर्मकांड की शुद्धता के लक्षार्थ के रूप में समझा जा सकता है। तो ये एक धार्मिक रूप से इस तरह का एक समझ है। और अगर हम अतीत काल में भी देखें, आज भी देखें, तो ब्राह्मणों का स्थान जो है काफ़ी उच्च होता है। तो उनको एक उच्च स्थान दिया जाता है जाति व्यवस्था के अंदर। लेकिन दूसरी ओर जो है, ये जो विभाजन है, विभाजन की दूसरी ओर जिन जातियों को हम पवित्र से परे मानते हैं या फिर पवित्र के विपरीत मानते हैं, उनको अशुद्ध मानते हैं या फिर प्रदूषित मानते हैं, इस तरह के जातियों को हम दूसरी ओर देख सकते हैं। इसलिए इस अधिक्रम में हम
अगर विभाजन कर लें तो एक तरफ होगा शुद्ध जातियों का हम एक तरफ शुद्ध जातियों को हम एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं अशुद्ध माने जाने वाले जातियों को। इसलिए शुद्ध जातियों में रहने वाले जातियों को उच्च स्थान दिया जाता था और अशुद्ध जातियों में पाए जाने वाले जो जातियाँ हैं, इनको निम्न स्थान दिया जाता। और अगर हम जाति की अधिक्रमित व्यवस्था को थोड़े और गौर से देखें, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अ, अलग समाजों की तरह भारतीय समाज में भी और जाति व्यवस्था पाए जाने वाले समाजों में अ, जो जिन जातियों को उच्च स्थान दिया जाता है या फिर जिसको उच्च स्थिति प्राप्त होती है, उनके पास भौतिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। इसलिए होता है क्योंकि सामाजिक स्तर के साथ भौतिक शक्ति बहुत ही नज़दीकी से जुड़ी होती है। इसलिए जिनके पास उच्च स्थान हो, उनके पास ज़्यादा आर्थिक और सैन्य शक्ति भी होती है। आजकल के दिनों में अ, जिन जातियों को एक उच्च स्थान प्राप्त है, उनके पास आर्थिक शक्ति भी ज़्यादा है और दूसरी तरफ जिन जातियों को निम्न माना जाता था, उन जातियों के पास अ, आर्थिक शक्ति भी कम हुआ करती थी और उनको कुछ जातियों को अधीनता का एक जीवन भी जीना पड़ता था। लेकिन ये भी है कि ये चीज़ें आजकल थोड़ी बहुत बदल रही है और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। अतीत में एक तरह का परंपरा हुआ करता था या फिर एक संस्था था, इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी उन्हीं नियमों का पालन किया जाए। ये इसलिए है कि अ, ये जो परंपरा है, ये हमेशा के लिए सही या गलत नहीं होती है। हमें अपनी सामाजिक संस्थाओं के बारे में स्वयं के सामूहिक निर्णय को भी बनाना होगा और ये हम थोड़े और गौर से देखेंगे जब हम जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोगों के बारे में थोड़े और गौर से देखेंगे। हम देखेंगे कि वो किस तरह से जाति व्यवस्था का विरोध करते थे और किस तरह से जाति व्यवस्था के अंदर पाए जाने वाले कुछ नियमों का अ, वो विरोध करते थे और पालन नहीं करते थे।